नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। हिसार के वैज्ञानिकों ने की मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग विच स्प्रूम की पहचान। हिसार के वैज्ञानिक बने इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक। अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट अपनी पत्रिका प्लांट डिजीज में की प्रकाशित। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन से किसान भाई हो रहे हैं लाभान्वित। केंद्र सरकार प्रत्येक महीने किसानों को इस योजना के तहत देती है 3,000 रुपए की पेंशन। इस योजना में आवेदनकर्ता की उम्र के मुताबिक निर्धारित की जाती है निवेश राशि। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों की खेती को दे रही है बढ़ावा। सरकार शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत सरकार किसानों को आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती के लिए दे रही है अनुदान। खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग की पहचान की है, जिसका नाम विच स्प्रूम है। ये रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़ा है। पौधों में नई बीमारियों को पहचानने वाली अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट को अपनी पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने कहा है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपए देने का प्रावधान है। वहीं अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। इस योजना के विषय में कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना से बड़ी संख्या में किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए सरकार किसानों को भारी अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत सरकार किसानों को आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती के लिए अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें लाभार्थी किसानों को पहले साल 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं दूसरे साल 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी स्तर से सत्यापन द्वारा पहले साल लगाए गए पौधों में से 75% पौधे जीवित पाए जाने के बाद ही दिया जाएगा। योजना की खास बात यह है कि किसान अपने खेतों की मेड़ों पर भी ये पौधे लगाने के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को आंवला के लिए प्रति हेक्टेयर 400 पौधे, बेल के लिए प्रति हेक्टेयर 100 पौधे, कटहल के लिए प्रति हेक्टेयर 100 पौधे एवं नींबू के लिए प्रति हेक्टेयर 400 पौधे दिए जाएंगे। और देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के मामले में देश में ख्याति प्राप्त SKN कृषि महाविद्यालय जबनेर की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद SKN कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने जबनेर महाविद्यालय की वेबसाइट का लोकार्पण किया। गौरतलब यह है कि वेबसाइट पर उपलब्ध शोध संबंधी जानकारी किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र से लोग भी घर बैठकर महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये विद्यार्थियों, प्राध्यापकों के लिए भी एक मददगार टूल साबित होगा। SKN कॉलेज के अधिष्ठा एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर MR चौधरी ने वेबसाइट लॉन्च के अवसर पर कहा कि इस वेबसाइट से वे महाविद्यालय को बेहतर बनाने में एक कदम और आगे बढ़े हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सांख्यिकी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर किरण गौड़, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के अधिष्ठा डॉक्टर अतरुद्दीन, ABM कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर और P जाट व
महाविद्यालय के सभी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर व डॉक्टर BR बधाला सहित सभी सहायक प्राध्यापकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में लगभग 60 रेडी छात्रों व 62 प्रोफेसरों ने भाग लिया था। SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत ही पुराने कॉलेजों में इसका नंबर आता है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले 1947 में हुई और अभी तक हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर की SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर की वेबसाइट जो हमने नई बनाई थी, लेकिन अब हमने SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की एक अलग से वेबसाइट बनाई है जो बहुत ही अत्याधुनिक और पूरी सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखते हुए उसको बनाया गया है। उसका हमने विमोचन किया और इस प्रकार से ये जो वेबसाइट है, ये सिर्फ ये नहीं कि फैकल्टी के लिए लाभदायक है, ये स्टूडेंट्स के लिए इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है और यहाँ तक कि किसानों के लिए भी वेबसाइट बहुत ही जो है ना लाभदायक सिद्ध होगी। वो कोई भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से ले सकते हैं, देख सकते हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर हमने SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के अंतर्गत पूरा स्टाफ और जो हमारे छात्र हैं MSc, PhD, BSc के छात्र, उनको उनके साथ मिलके वर्ल्ड वाटर डे को बहुत ही उल्लासपूर्ण रूप से मनाया और इसमें बच्चों ने भागीदारी की और मैंने व्यक्तिगत रूप से पानी के महत्व को देखते हुए बच्चों को पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया कि पिछले 75 साल से पानी का क्या स्टेटस रहा है, पानी की उपलब्धता और क्यों ये जो है वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, 1993 में क्यों शुरुआत हुई और 22 मार्च को ही क्यों इसको मनाया जाता है। फिर घरेलू उपयोग में पानी का कैसे सदुपयोग हो, वर्तमान में क्या चीज़ें चिंताजनक है, इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर में पानी का कैसे उसका सदुपयोग हो, उसकी उपयोगिता, वाटर यूज एफिशिएंसी और कैसे बढ़ाई जाए और दूसरे सेक्टर्स में भी क्या क्या आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है, इस विषयों को लेकर मैंने व्यक्तिगत रूप से और डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर MR चौधरी साहब ने भी इस विषय में अपने विचार रखे और छात्रों ने भी इसमें पानी को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर कई स्लोगन बच्चों ने बताए और पानी के महत्व और उसकी उपयोगिता के विषय में भी बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज तो कुछ में स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 मार्च को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 500 रुपए टूटकर 1000 रुपए पर आ गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 20 मार्च को टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 200 रुपए गिरकर 2300 रुपए पर हो गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को टमाटर का भाव 1300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 21 मार्च को टमाटर का भाव 50 रुपए बढ़कर 2150 रुपए से 2200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 20 मार्च को टमाटर का भाव 2040 रुपए था। 21 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 2030 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही और कुछ में स्थिर भाव पर हुआ कारोबार।
एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,620 रुपए, जो कि 21 मार्च को 65 रुपए टूटकर 4,555 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 20 मार्च को इसका भाव रहा 4,625 रुपए, जो कि 21 मार्च को 25 रुपए लुढ़ककर 4,600 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 168 रुपए की मजबूती के बाद 4,668 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को सरसों का भाव 4,550 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए, जो कि 21 मार्च को 10 रुपए की नरमी के बाद 5,460 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखेंगे खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मक्का की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ काबुली चने की खेती कर रहे किसान इनकी समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही प्याज को बैंगनी धब्बा रोग के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ टमाटर और मिर्च में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। उत्तर प्रदेश में आम को मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में आलू की पकी फसल की खुदाई कर लें और इसे अच्छे से भंडारित भी कर लें। यहाँ मटर में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। यहाँ इस समय भिंडी की भी बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के किसान लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा की बुवाई जारी रखें। यहाँ मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ज्वार की बुवाई भी कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मध्य प्रदेश में किसान करेला, भिंडी, तरबूज और खरबूज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के पौधों का रोपण इस समय में कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वैश्विक स्तर पर 4 चांद लगे, इसके लिए वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के दाखिले को लेकर आवेदन प्रक्रिया जारी है। 1 मार्च को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 21 और 22 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ सेशन जुलाई एंड में शुरू होता है और 21 और 22 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होगा। एडमिशन प्राइमरीली एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है और एडमिशन हमें सारे सार्क देशों में से करना होता है। जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से 50% बच्चे भारत से लेने होते हैं, 40% सार्क देशों से लेने होते हैं और 10% विदेश सार्क देशों के बाहर से भी आ सकते हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि साउथ एशियन विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर 7 विषय हैं: अर्थशास्त्र, विधि, बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। स्नातकोत्तर में 60 सीटें हैं। पीएचडी की संख्या वैकेंसी और प्रवेशार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। नॉर्मली हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं: इकोनॉमिक्स, लॉ, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। नॉर्मली मास्टर्स में हम 60 सीटें सब में रखते हैं और पीएचडी में इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने वैकेंसीज हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, वो अनाउंस करते हैं। 60 सीटों में से भी कई बार 10 सीटें खाली रहती हैं, इसलिए मैंने इस बार 90 सीटें या 80 सीटें अनाउंस कर दी हैं ताकि हम कम से कम अल्टीमेटली पूरी 60 भर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सके। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि हम इस साल बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस जैसे कई कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। अगले साल से बीबीए और एमबीए जैसे अन्य कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। हमने कंप्यूटर साइंस में एमटेक और बीटेक कंप्यूटर साइंस शुरू किया है क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये यूनिवर्सिटी प्राइमरीली पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी रहे, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी अपने आप में इंडस्ट्री से जोड़ने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे और अगले साल मैं एमबीए, बीबीए, एमबीए भी शुरू करूंगा और जितने हमारे ये सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स हैं, इनमें पोस्ट ग्रेजुएट तो चलेगा ही, लेकिन इंटीग्रेटेड बीए एमए कोर्सेज भी शुरू करूंगा। प्रोफेसर के अग्रवाल शिक्षा में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आने वाले वर्षों में इनका ध्यान बदलते दौर के कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे विषयों को अप्लाइड साइंस से जोड़ने पर रहेगा। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि सभी सार्क देश कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए हम कृषि को तकनीक से जोड़ने पर ध्यान देंगे। साथ ही चक्रवात, आपदा प्रबंधन, वनस्पति और पशुधन जैसे विषयों पर भी विस्तृत अध्ययन होगा। बदलते दौर के कोर्सेज हम जो यहाँ शुरू करेंगे, जो भी लेटेस्ट है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको अप्लाइड की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो देश हैं सार्क, ये बेसिकली कृषि प्रधान देश हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि हम अपने किसानों के लिए और कृषि के लिए बहुत काम किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने, लेकिन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके एफर्ट बहुत कम हुआ। और जब टेक्नोलॉजी किसानों की हेल्प के लिए जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरफ काम करना है। इसी तरह से साइक्लोन रिलीफ के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, फौना फ्लोरा के लिए काम करना है। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए सभी सार्क देशों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय में भारत के छात्रों के लिए 50% सीटें उपलब्ध रहती हैं। साथ ही अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के लिए 4-4% सीटें उपलब्ध हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। अभी सार्क देशों के 600 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। I'm Professor Leila Shukran. I'm from the University of Portsmouth in the UK. I happen to come to South Asia University for many years. It's a university which is very vibrant, a South Asian university. Now we are on the new campus of the university, a beautiful campus in Delhi, which welcomes students from the whole region. I really like the university. We have green space. We have a lot of our professors are really good. I like the university. This is a good university. See it through South Asian perspective. The university has helped me to elevate my not only my academic career, but also it has helped me to broaden my intellectual horizon. So that is the main reason for me to motivate to come back to these universities. We are a region with a South Asian focus. University with a South Asian regional focus. So like our course has also been decided in such a manner. अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें तो वहाँ इनके सारे यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सार्क देशों के बाहर के छात्रों के लिए भी 10% सीटें विश्वविद्यालय में आरक्षित हैं। दाखिला संबंधी जानकारी के लिए इच्छुक छात्र वेबसाइट sau.int पर विजिट कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में एजुकेशन विदाउट बॉर्डर की संकल्पना को साकार करने के लिए नई दिल्ली स्थित मैदान गढ़ी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इस विश्वविद्यालय के जरिए एक और जहां दक्षिण एशियाई देशों के छात्रों को शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों के बीच सामरिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान कराने के संदर्भ में बेहतर तालीम भी दी जाती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्याल तुसेन जत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अति आधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतुर्थ का नाम शामिल है। ये समिति देश भर के कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के दौरों व रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति को कोसा था, लेकिन आज ये खवंडिया गठबंधन करवट बदल रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के अन्य नेताओं की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। 2016 में उन्हें फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज की थी। भाजपा नेता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की स्थिति धारा 355 लागू करने की है।
साथ ही उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में लोगों तक ना पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे के दूसरे दिन सर्वे टीम ने सूर्योदय के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। सर्वे के लिए प्रशासन ने भोजशाला परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारतीय नौसेना का जहाज कोलकाता 35 सोमाली समुद्री लुटेरे के साथ मुंबई पहुंचा। समुद्री लुटेरे को येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया है। INS कोलकाता ने एक छोटे से संघर्ष के बाद समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया था। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जहरीली शराब पीने से शुक्रवार को 10 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ इस मामले में मरने वालों की संख्या अब 20 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 31 लोगों का संगरूर और पटियाला के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।